अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 मई की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, हम सबसे पहले थोड़ा सा ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे बात कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने कहा था कि बुल्स एफर्ट कर रहे हैं मगर कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। जो अब तक की एफर्ट है वो इनफ नहीं है, मज़ीद मुसलसल और मज़ीद एफर्ट्स की ज़रूरत है। और उसमें फिर एक एरिया बताया गया कि 43,067 के नीचे ट्रेड करना मार्केट अफोर्ड नहीं करती। ठीक है। और फिर मार्केट ने पहले ही दिन मंडे को वहाँ से नीचे डाइव डाउन सिचुएशन हुई उसकी, और उसने फिर 41,356 का वीकली लो बनाया और तकरीबन 1745 पॉइंट की गिरावट वहाँ तक देखी गई। और फिर वहाँ से हमने रिकवरी भी देखी और बड़ी शानदार रिकवरी देखी। रिकवरी क्रेडिट होगी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, क्योंकि उस दिन जब पेशावर से खान साहब आ रहे थे तो वो धरना जलसे में तब्दील हुआ तो स्टॉक में वॉल्यूम्स देखे गए, मार्केट ऊपर गई। फिर उसके बाद अगले दिन वो कंटिन्यू हुआ, जब धरना कैंसिल हो गया तो एक्साइटमेंट कंटिन्यू रही। उसके बाद फिर जुमेरात की शाम रात को एक ख़बर आ गई कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, आईएमएफ का एग्रीमेंट और आईएमएफ के पैसे रिलीज़ हो रहे हैं। तो जुम्मे को मार्केट आगाज़ के साथ ही 800 पॉइंट ऊपर चली गई। तो इस तरीके से मार्केट ने फिर दोबारा रिकवरी की। अब अगर हम लो से देखें तो तकरीबन 2200 पॉइंट मार्केट ऊपर गई अपने लो से। तो पहले 1745 नीचे आई, फिर 2200 पॉइंट ऊपर गई, और उसके बाद फिर आखिरकार वीक जो है वो 240 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम निस्बतन ज़्यादा रहे, 20% ज़्यादा रहे। और NCCPL के नंबर्स अगर हम देखें तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग हैं। लोकल फंड्स और फॉरेन फंड्स दोनों के जो नंबर्स हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, मगर लोकल इन्वेस्टर की इनफ्लोज बेहतर है और मार्केट की हाइपर एक्टिविटीज़ को उन्होंने फॉलो किया। आपके पास में जो ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की सेकंड स्लाइड है, उसमें आपको मैं 2011 से फॉरेन इन्वेस्टर्स के नंबर्स दिखा रहा होता हूँ और 2022 के मंथली नंबर्स भी दिखा रहा होता हूँ। तो इन नंबर्स को आप देख सकते हैं कि अब तक हम 3,64,00,000 की सेलिंग कर चुके हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग देख चुके हैं, और सिर्फ जनवरी के महीने में इनफ्लोज हमें मिले थे। अच्छा जनाब, जुमे के अगर हम उसको रैप अप करें सेशन को, तो जुमे का सेशन आगाज़ के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त था। उसमें कहा गया था कि 42,760 के ऊपर सरवाइव करना चाहिए और 760 से 850 का एरिया। तो फिर मार्केट जो है 42,938 से 43,060 तक चली जाएगी। अब देखिए, जुम्मे और पीर के सेशन को अगर आप देखें तो पीर को कहा गया था 43,067 के नीचे ट्रेड करती है तो सरवाइव नहीं करेगी, 1745 पॉइंट गिर गए। ठीक है जी। फिर जुमेरात की रात को जुम्मे की कॉल के लिए कहा गया कि अब जो टारगेट एरिया है वो 42,930 से 43,060 है, और मार्केट का आगाज़ ही इस टारगेट की तरफ होता है। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो एरिया मैंने उसमें इंडिकेट किया है कि मार्केट का आगाज़ ही इतनी ऊपर होता है जो टारगेट को अचीव कर लेता है। अब उसके बाद जो मार्केट ट्रेड करती है वो तो बोनस राइड थी। अच्छा, मिड डे कॉल में मैंने जब बात की, जब दौरान सेशन और नमाज से पहले जितनी मेरी गुफ्तगू हुई अपने मेंबर्स से या व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने यही कहा कि यार बुल्स में पावर्स तो बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि मैं जुमेरात की रात को ये कह चुका था कि पहले एक्साइटमेंट और फिर प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। मगर जब जुम्मे को मैं पहला सेशन देखा, 13 करोड़ का वॉल्यूम था, अभी सेशन में आधा घंटा बाकी था बंद होने में, तो मैं तो बड़ा हैरान था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मोमेंटम बन रहा है। तो मैंने तो मशवरा यही दिया कि अभी मार्केट बेहतर लगती है, स्ट्रॉन्ग लगती है, प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस कम नज़र आते हैं। मगर मैंने, चूँकि मैं कभी रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर नहीं करता, तो मैंने वहाँ ये लाजमी करार दिया कि आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर करेंगे। इवन जो स्टॉक लॉक पर हैं
उनका भी स्टॉप लॉस लगेगा, लाजमी लगेगा। जिन लोगों से मेरी बात हुई उनको बाकायदा स्टॉप लॉस भी बताए उनके स्टॉक्स के। और उसके बाद हमने उन स्टॉक्स को बहुत नीचे बंद होते हुए देखा। नमाज के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो मार्केट में सीधा गिरावट, मतलब एक कंफर्टेबल स्लाइड है, कंफर्टेबल स्लाइड। और अगर हम देखें तो मार्केट 694 पॉइंट नीचे आई है अपने हाई से, क्लोजिंग तक 694 पॉइंट। उसके बावजूद 320 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई, तो 7 और 3 10, यानी कि 1000 पॉइंट मार्केट अपने हाई पे गेन कर चुकी थी। तो 700 पॉइंट तो मार्केट ने अपने आप को सेकंड सेशन में करेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो सेकंड सेशन में इतनी करेक्शन की पॉसिबिलिटी मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल जो रियलिटी है वो ये कि करेक्शन हुई 694 पॉइंट की, और 77% वॉल्यूम ज़्यादा रहा जुमेरात के सेशन के मुकाबले में, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग सिचुएशन थी। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने फिर अपना वही स्लाइड आपके साथ शेयर की है जिसमें मैं मुसलसल ये बात बता रहा हूँ कि बजट आ रहा है, मेंटली प्रिपेयर रहें, मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड में लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जब मार्केट में तेज़ी होगी तो करेंगे, जिस तरह अभी आपके सामने हमने स्टॉक तो नहीं छोड़ा, हमने जुमे को ही माल बेचा है, जुमे से पहले तो नहीं बेचा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, तो मार्केट के हिसाब से चलेंगे। मगर एक ज़िद की कैफियत में ट्रेड मत कीजिए कि नहीं मुझे तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है। उसका शौक़ है तो आपके पास दूसरा एक्सचेंज मौजूद है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, वहाँ ट्रेड कीजिए। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेट कर दी गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा तब्दीली ये की है कि मैंने कुछ लेवल्स को येलो रंग दिया है। उसकी वजह यह है कि मैं उनको उभारना चाहता हूँ कि वो आपके जहन में मज़ीद रहें कि उन लेवल्स की अहमियत निस्बतन ज़्यादा है। वैसे तो आपको पता है लेवल्स प्रिसाइज लेवल टेबल में होते हैं, मगर जो लेवल्स कमेंट्री में यूज़ होते हैं उनका क्या रद्द अमल होता है। फिर उसके बाद आप आगे चलें अगर, तो जो पीले रंग जिसको दिया गया है येलो रंग, उसका अहमियत ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको इंडिकेट कर दिया है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए लास्ट वीक बड़ा इंटरेस्टिंग था, और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वो न्यूज़ के अंडर कंट्रोल था। जिस तरह मैंने बताया, बुध को धरना जलसे में चेंज हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ गया, मार्केट भी बढ़ गई। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, तो दोनों पार्टियों को फेस सेविंग मिली, मार्केट ऊपर चली गई, वॉल्यूम भी अच्छे थे। जुम्मे को आईएमएफ की एक्साइटमेंट, और अगर पीर और मंगल की बात करो तो मार्केट में गिरावट। तो बेसिकली मार्केट अंडर कंट्रोल ऑफ, कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ फंडामेंटल डेवलपमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, ये चल रहा है। तो यही बात मैंने बताने की कोशिश की है। 794 पॉइंट मार्केट जुमे को अपने हाई से नीचे आई, उसको मैं एडजस्टमेंट करार दे सकता हूँ, क्योंकि जब कोई हाइपर मूव बनती है तो वो हमेशा एडजस्ट होती है। जब कोई फंडामेंटल ट्रिगर, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो मार्केट ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट कर सकती है। दोनों सूरतों में, अंडर रिएक्ट करे, ओवर रिएक्ट करे, मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है। और जो उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होती है, यानी कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा हुआ या कम हुई तो मार्केट ऊपर या नीचे बहुत ज़्यादा चली जाती है। उसके बाद जब उसकी इंटरप्रिटेशन आती है कि उसका हकीकतन इम्पैक्ट मार्केट पे कैसा होगा, तो फिर मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो उसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द हाइपर एक्टिविटीज़ और स्पेकुलेटिव मूव रिलेटेड टू एनी फंडामेंटल डेवलपमेंट। ठीक है ना, नॉर्मल बात है, हमेशा होता है। अगर आप क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग देखें, इन्वेंट्री डेटा आता है, मार्केट एकदम शूट करती है, नीचे जाती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1.5-2 घंटे के बाद वापस जो डेटा आता है
उसके हक़ाइक़ पर मबनी ट्रेडिंग शुरू हो जाती। तो यही कुछ हमारे मार्केट में भी होगा। अभी तो वॉलीटैलिटी बरकरार रहेगी, पहले तो ये बात जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि हर रोज़ नई खबर आती है, हर रोज़ एक खबर पिछली खबर की मुतज़ाद होती है, नई खबर पिछली खबर को झुटलाती है और आने वाले दिनों के बारे में नया फोरकास्ट बताती है। तो ये वॉलीटैलिटी तो रहेगी, अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूज़ मार्केट रहेगी। बहरहाल वो 700 पॉइंट जो थे वो एडजस्टमेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वो उस सूरत में 43,024 से लेकर 42,765 तक ये वही सपोर्टिंग रेंज है, वही सपोर्टिंग एरिया है जो पिछले कई महीनों से आपको बताया जाता रहा है, कोई नई बात नहीं है। इस एरिया को सरवाइव करे मार्केट, ठीक है, फिर मार्केट में एडजस्टमेंट दी। मार्केट अपनी ये जितने फंडामेंटल ट्रिगर थे या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, उन्होंने मार्केट को वापस अपने सपोर्ट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। अब मार्केट एफर्ट कर ले। तो बहरहाल ये एरिया है जो मेजर सपोर्टिंग एरिया है। अगर ये नहीं रहता मंडे को तो फिर मार्केट में डिप्रेशन है, और अगर ये बरकरार रहता है तो मार्केट स्लोअर एंड ग्रेजुअल तरीके से अपना साइडवेज मूव बनाने की कोशिश करेगी। कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड, ऊपर नहीं जा रही अभी। ऊपर किस सूरत में जाएगी? ऊपर जारी बात है, ऐसा नहीं है कि खड़ी हो जाएगी मार्केट, चलती नेचुरल बिहेवियर उसका ऐसे ऐसे करके है। ऐसा तो नहीं चलती मार्केट यूं और यूं, ये दो डायरेक्शंस ऐसी नहीं होती। मार्केट दिन में चलती है तो भी ऐसे, अगर वीकली बुनियाद पर देखें तो भी ऐसे, मंथली बुनियाद पर देखें तो भी ऐसे, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ऊपर नीचे होती हुई चलती। तो हाइज भी बनेंगे, लोज भी बनेंगे। मगर जो मैं कह रहा हूं कि रेंज बाउंड रहेगी, एक मखसूस रेंज के अंदर ट्रेड करेगी, ये पॉसिबिलिटी है। अगर 43,024 और 42,765 के रेंज को सिक्योर कर ले, ऑनर कर ले, नहीं करती तो प्रेशर है, ये तो एक बात हो गई। अब मार्केट में जो नई रैली बन सकती है, अब वो रैली 1000 पॉइंट की भी हो सकती है, 1200 पॉइंट की भी हो सकती है। वो रैली बनती है 43,640 के ऊपर। दो मतलब होगा इसके। नंबर एक, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो 1500 पॉइंट मार्केट 1000-1500 पॉइंट की जगह बनाएगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि यही वो लेवल है 43,640 जो मार्केट को शिद्दत से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। जो रेजिस्टेंस पावरफुल होती है, जो रेजिस्ट ज़्यादा कर सकती है, उसी के टूटने पे मार्केट बड़ी मूव लेती है। या आप कोई से भी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक में कर रहे हो, फॉरेक्स कमोडिटीज़ में कर रहे हो, ये कानून हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है जी। तो ये वो एरिया होगा जहाँ पर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ वाले भी सोच सकते हैं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का स्टॉप लॉस 43,640 के ऊपर लेंगे, और उसके ऊपर लॉन्ग करके नई रैली में एंटर होने वाले भी प्लानिंग कर सकते हैं। और जिन्होंने नीचे माल लिया है वो वहाँ अपनी ऑफलोडिंग प्लान कर सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं कि भाई अगर 640 के ऊपर जाएगी तो फिर नई रैली का हिस्सा बनेंगे, वरना हम यहाँ बाहर निकल रहे हैं। सिंपल तरीका है, डिसीजन मेकिंग चाहिए, कोई बहुत बड़ी साइंस तो नहीं है। तो ओवरऑल ये मेरा नुक्ता नज़र है मार्केट के बारे में। और अभी जो मंडे का सेशन है उसमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है, मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल, एक तो होता है ना, एक तो मैंने सपोर्ट एरिया बता दिया कि वो बाकी रहना चाहिए 43,024 से 42,765। अब अगर कोई मंडे की जो शॉर्ट टर्म वेव अगर स्टार्ट में बननी है तो उसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है वो 42,965 है। अगर तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही थी मंडे को आगाज़ के साथ, तो मार्केट आपको सुबह कोई छोटी सी मूव ट्रेड बना के दे देगी। उसमें से निकलने के लिए आपके पास रेजिस्टेंस लेवल प्रिसाइज लेवल टेबल में मौजूद होंगे।
मैंने आपको ओवरऑल आउटलुक भी बताया, क्या पॉसिबिलिटी वीक के लिए हो सकती है, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझते हुए ट्रेड करेंगे, अपने पोर्टफोलियो का सिक्योर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और इस बात को जहन में रखेंगे कि हम मई क्लोज करने जा रहे हैं, और मई के बाद जो आने वाला महीना है वो जून का है, और जून बड़ा ही वॉलेटाइल महीना होता है 2-3 हवालों से। नंबर 1 बजट, नंबर 2 प्री बजट स्टेटमेंट्स, प्री बजट स्पेकुलेशंस, ठीक है, और इसके अलावा जून हाफ ईयर और फुल ईयर क्लोजिंग भी है। सीमेंट, ऑयल और भी 2-4 सेक्टर हैं जो जून में ईयर क्लोजिंग करते हैं, और बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो जून में हाफ ईयर क्लोजिंग करते हैं। हाफ ईयर क्लोजिंग की बड़ी अहमियत होती है क्वार्टर क्लोजिंग से निस्बतन ज़्यादा। तो जून का महीना ओवरऑल हमारे लिए बड़ा अहम होता है, और अभी तक जो हम देखते हुए आ रहे हैं, कॉरपोरेट अनाउंसमेंट ने हमें मायूस नहीं किया है, ठीक है। तो और इंडेक्स ने बड़े इस गिरावट में स्टॉक्स ने बड़े शानदार लोज लगाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो हम एक्यूमुलेशन की पॉलिसी पे बहुत कंसिस्टेंट रहे, उसका आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। दुआ करूँगा कि आप लोग बेहतरीन ट्रेड करें, कामयाबी से ट्रेड करें, आपके पैसे महफूज रहें, सेहतमंद रहें। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।